डिस्क्लेमर फॉर रेड स्टोरी एफएम। यह वीडियो केवल मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें उपयोग की गई सभी सामग्री संबंधित लेखक और प्रकाशक के अधिकार में आती है। हमारा उद्देश्य किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है, बल्कि साहित्य को बढ़ावा देना और कहानियों को अधिक लोगों तक पहुंचाना है। यदि कोई सामग्री आपके अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो कृपया हमसे संपर्क करें, हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। रवि और अक्षिता फिल्म देखने के लिए थिएटर पहुंच चुके थे। उनके पीछे वाली सीट पर ही माया, रजत, अविनाश और रश्मि चारों बैठे हुए थे। वे चारों भी यहाँ पर फिल्म देखने के लिए आए हुए थे। रवि को नहीं पता था कि उसके कॉलेज के दोस्त उसके पीछे वाली सीट पर ही थे। अगर अक्षिता और रवि को यह पता होता कि वह चारों भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो वह कभी भी उनके सामने भी नहीं आते। अगर उन चारों ने रवि और अक्षिता को साथ में देख लिया तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। और अगर एक साथ फिल्म देखते हुए देख लिया तो फिर कॉलेज में उन दोनों के बारे में क्या क्या बातें फैलेगी, वह रवि को पता था। रवि इन पर सभी बातों से अनजान अक्षिता के साथ मूवी एंजॉय कर रहा था। मूवी को चालू हुए अब कम से कम 20 मिनट हो गए थे। अक्षिता और रवि दोनों ही अपनी मूवी एंजॉय कर रहे थे। ये एक तरह की रोमांटिक मूवी थी। अक्षिता और रवि दोनों ही इस रोमांटिक मूवी में खो से गए थे। अक्षिता रवि की बाहों में लिपट गई थी। दोनों ही एक दूसरे के इतने पास थे कि वह दोनों लव बर्ड्स लग रहे थे। कोई भी उन्हें देखकर यह कह सकता था कि एक दूसरे में उनको कितना प्यार था। इतनी अच्छी रोमांटिक मूवी देखते देखते रवि और अक्षिता को यह एहसास भी नहीं हुआ कि वह सच में एक दूसरे के इतने पास आ गए थे। दोनों ही सच में बहुत ही प्यारे रहे थे। रवि और अक्षिता के पास वाली सीट पर ही एक और कपल बैठा था। वह भी अब रवि और अक्षिता की तरफ ही देखे जा रहे थे। रवि और अक्षिता दोनों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। इधर अक्षिता और रवि के पीछे वाली सीट पर ही रजत बैठा हुआ था। अब रजत की नजर सामने वाली सीट पर बैठे हुए अक्षिता और रवि पर पड़ी। हालांकि रजत को अक्षिता और रवि का चेहरा तो नहीं दिखा था, पर रजत को यह दिख गया था कि सामने कोई कपल बैठा था। जब रजत ने उन दोनों को देखा तो सच में उसे अक्षिता की याद आ गई थी। वह अक्षिता से सच में बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। वह भी चाहता था कि वह भी एक दिन अक्षिता के साथ ऐसे ही बैठकर मूवी देखें। रजत ने जब उन दोनों को देखा तो वह बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया। रजत अपने सामने बैठे उस कपल को बड़े ध्यान से देख रहा था। देखते देखते उसे अचानक ऐसा लगा कि सामने जो लड़की बैठी हुई थी वह अक्षिता ही थी। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम होगा, पर उसे पता था कि वह अक्षिता को पहचानने में बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकता था। अक्षिता से इतना प्यार करता था कि वह अक्षिता को किसी भी एंगल से देख ले वह उसे पहचान सकता था। पर रजत को पता था कि अक्षिता यहाँ पर हो ही नहीं सकती, इसीलिए उसे लगा कि पक्का ही उसका भ्रम ही होगा। पर एक बार वह इस चीज को कंफर्म करना चाहता था। एक्सक्यूज मी सर, रजत ने पीछे से रवि को आवाज देते हुए कहा। रवि उस आवाज की ओर वापस जवाब देने ही वाला था कि इतने में उसे याद आया कि उसने ये आवाज पहले भी कहानी सुनी थी, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। रवि को लगा कि शायद हो ना हो जिसने भी उसे अभी आवाज दी है वह उसकी कोई जान पहचान का ही होगा। पर रवि को लगा कि यहाँ पर उसकी जान पहचान के होने की कोई उम्मीद नहीं है। पर जब अक्षिता ने यह आवाज सुनी तो उसने इस आवाज को तुरंत ही पहचान लिया था। अक्षिता और रजत एक साल एक ही क्लास में साथ पढ़े थे। अक्षिता रजत की आवाज पहचान गई थी। जब रवि रजत को जवाब देने ही वाला था कि इतने में अक्षिता ने उसका हाथ पकड़ दिया और उसे पीछे देखने से रोक दिया। उसने रवि के मुंह पर अपना हाथ भी रख दिया था ताकि वह रजत को अपना जवाब ना दे सके। अक्षिता को पता था कि अगर रवि ने रजत को जवाब दिया तो शायद वह उसे पहचान लेगा और इससे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। पर जब अक्षिता ने रवि के मुंह पर अपना हाथ रखा था तो वह दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास आ गए थे। अक्षिता का मुंह लगभग रवि के होठों के एकदम पास आ गया था। ऐसा लग रहा था मानो वह एक दूसरे को अभी के अभी किस्सा कर लेंगे। जब रवि ने अक्षिता के होठों को अपने इतने पास पाया तो उसने अपनी सांस रोक ली। वह अपना शरीर हिला ही नहीं पा रहा था। वह अक्षिता को अपने इतना पास देख बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अक्षिता यह क्या कर रही थी। रवि ने अपना हाथ
अक्षता की कमर पर रख दिया था। वह अब सच में एक दूसरे के इतना करीब आ गए थे कि रजत उन दोनों का चेहरा भी अच्छे से देखा नहीं पा रहा था। अक्षता और रवि के होठों के बीच में सिर्फ अक्षता का हाथ ही था। अक्षता का हाथ वहां नहीं होता तो सच में वह एक दूसरे को किस्सा कर लेते, और इसी तरह अक्षता की भी यही हालत थी। वह भी रवि को अपने इतना करीब महसूस करके घबरा गई थी, पर उसने तो रवि का मुंह बंद करने के लिए यह किया था। अगर वह ऐसा नहीं करती तो शायद रवि रजत को जवाब दे देता। वह तब तक रवि के करीब रहना चाहती थी जब तक रजत उनसे अपनी नजर ना हटा ले। अगर उसने उससे पहले रवि के मुंह से अपना हाथ हटाया तो शायद रजत उन दोनों को देखकर पहचान देगा। इधर जब रजत उन दोनों को इस तरह एक दूसरे के पास और एक दूसरे को रोमांटिक मूड में देखा तो उसने सोचा कि यह दोनों पक्का कोई और ही होंगे। उसे पता था कि अक्षता कभी भी ऐसा नहीं करती थी, इसीलिए उसने सोचा कि यह अक्षता नहीं होगी, कोई और ही है। इसीलिए उसने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। वह उन दोनों के रोमांस के बीच में नहीं आना चाहता था। उसे पता था कि किसी भी कपल के बीच में इस तरह आना कितना बुरा लगता है। वह इस फीलिंग को पहले भी महसूस कर चुका था जब अक्षता ने उसे न कहा था। इधर जब अक्षता ने देखा कि रजत अब उनकी तरफ नहीं देख रहा था तो उसने रवि के मुंह से अपना हाथ हटा लिया और वापस अपनी सीट पर अच्छे से बैठ गई। पर रवि तो अभी वहीं कहां, वहीं हैरान सा अपनी सीट पर जम गया था। उसने तो सोचा कि अक्षता अब से किस्सा करने ही वाली थी और वह इसके लिए तैयार भी हो गया था, पर अक्षता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस बात से रवि थोड़ा निराश जरूर हुआ, पर वह हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपनी सीट पर बैठकर फिर से मूवी देखने लगा। रवि इस बात से खुश था कि आखिर इस मूवी की वजह से वह एक दूसरे के थोड़े करीब तो आए। वह दोनों ही ऐसा ही चाहते थे, पर एक दूसरे को जाहिर नहीं कर पा रहे थे। कुछ ही देर में मूवी का हाफ टाइम भी आ जाता है। अब अक्षता और रवि ने सोचा कि हाफ टाइम में उन्हें खाने के लिए बाहर से कुछ खरीद लाना चाहिए। इसीलिए वह दोनों अपनी सीट से खड़े हुए और बाहर कैंटीन की तरफ चल देते हैं। हाफ टाइम का वक्त आधा घंटा था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि वह वहीं कैंटीन में बैठकर ही कुछ खा लेंगे और फिर से मूवी देखने के लिए चले जाएंगे। इधर रजत, अविनाश, रश्मि और माया चारों ही अपनी सीट से खड़े हुए और थिएटर से बाहर आ गए। वह भी इस वक्त कैंटीन में खाना खाने के लिए जाने वाले थे। बदकिस्मती से उन चारों ने थे वही कैंटीन चुनी जिसमें रवि और अक्षता कुछ वक्त पहले खाना खाने के लिए गए हुए थे। वह चारों भी अब इस कैंटीन में खाना खाने के लिए जा रहे थे जहां पर पहले से अक्षता और रवि गए हुए थे। आलोक ने पुष्कर को यह साफ साफ बता दिया था कि अगर वह उसे सारा सच नहीं बताया तो उसकी क्या हालत होगी। वह सोच भी नहीं सकता था। इस बात से पुष्कर फंस गया था। वह आलोक को सच बताना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वह सच बताता तो वह दोनों तरफ से फंस सकता था। उसे पता था कि जिसने भी उसे यह काम दिया था वह भी आलोक जितना खतरनाक तो नहीं है, पर वह आलोक से कम भी नहीं है। अगर उसने आलोक को सारा सच बताया तो वह जिसने उसे ही काम दिया था वह उसे छोड़ेगा नहीं। पर पुष्कर को यह पता था कि अगर उसने आलोक को सारा सच नहीं बताया तो उस पर और बड़ी मुसीबत आ सकती थी। वह चाहता तो उस आदमी से बच सकता था जिसने उसे टर्वी को किडनैप करने के लिए कहा था, पर वह इस वक्त आलोक से बिल्कुल भी नहीं बच सकता था। उसे तो बस इसी वक्त आलोक से बचाना था। वह अग्निहोत्री परिवार से पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, इसलिए उसने सोचा कि वह आलोक को सारा सच बता देगा और जो भी होगा वह देख लेगा। पर अभी जो जरूरी था वह था आलोक। आलोक सर, मैं आपको सारा सच तो बता दूंगा, पर उससे पहले मेरी भी एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। अगर मैंने आपको सारा सच बताया तो मेरी जान को खतरा हो जाएगा। अगर उसे आदमी को पता चल गया कि मैंने आपको सारा सच बता दिया है तो वह मुझे मरवाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे सिक्योरिटी दे दें ताकि मैं उसे आदमी से बच सकूं। मैं नहीं चाहता कि आपसे बचने के लिए मैं उसके हाथों से मर जाऊं। पुष्कर ने आलोक के सामने गिड़गिड़ाते हुए और उसके पैरों में पड़ते हुए कहा। वह सच में बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया था। जब उसने यह सुपारी ली थी तो उसे नहीं पता था कि इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। उसे रवि के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, इसीलिए उसने यह काम किया था। आलोक पुष्कर की यह बात सुनकर मुस्कुरा उठा। उसे पता था
कि पुष्कर यह बात जरूर रहेगा। उसने पुष्कर के चेहरे पर वह कंफ्यूजन देख ली थी। अरे पुष्कर, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें पता है कि अग्निहोत्री परिवार से पंगा लेने की कोई भी जरूरत नहीं करता है। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मेरा विश्वास करो, आलोक ने पुष्कर को समझाते हुए कहा। वह पुष्कर को इस तरह अपनी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे सकता था। वह ऐसे ही अग्निहोत्री परिवार के किसी भी सदस्य को पुष्कर की सिक्योरिटी के लिए नहीं लगा सकता था। यह अग्निहोत्री परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल था। वह किसी ऐसे छोटे छोटे परिवार की सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता था। आलोक सर, मुझे सब पता है कि अग्निहोत्री परिवार से पंगा लेने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा, पर मुझे लगता है कि वह व्यक्ति जिसने मुझे रवि को किडनैप करने की सुपारी दी थी, वह कुछ भी कर सकता है। वह शायद अग्निहोत्री परिवार से बिल्कुल भी नहीं डरता। पुष्कर ने अपना सिर नीचे झुकते हुए आलोक से कहा। पुष्कर की ही बात सुनकर आलोक हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पुष्कर ये क्या बात कर रहा था। पुष्कर को अग्निहोत्री परिवार की पावर पता थी, फिर वह इस तरह कैसे बोल सकता था कि वह आदमी अग्निहोत्री परिवार से बिल्कुल भी नहीं डरता, जिसने रवि को किडनैप करने के लिए कहा था। आलोक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन है अग्निहोत्री परिवार से नहीं डरता। पूरी एशिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो अग्निहोत्री परिवार के खिलाफ होने की कोशिश करे। अब आलोक थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि हो ना हो वह व्यक्ति उसके परिवार में से ही है, इसीलिए उसे अपने ही परिवार से बिल्कुल भी डर नहीं है। उसके पापा ने भी उसे यही बताया था कि उसके परिवार में ही ऐसा कोई है जो इस मीटिंग को रोकना चाहता था। उसके मन में इस वक्त बस एक ही नाम आ रहा था, पर उसने सोचा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वह आदमी वापस आ जाए। आलोक ने सोचा कि उसे पुष्कर की सिक्योरिटी की गारंटी देनी पड़ेगी। तभी पुष्कर उसे सारा सच बताया। वो अभी किसी भी हाल में सब सच जानना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसके परिवार पर फिर से कोई मुसीबत आ पड़े। अभी और कोई नहीं मुसीबत खड़ी हो, उससे पहले आलोक उस आदमी का पता लगाना चाहता था जो उसके परिवार के खिलाफ था। ठीक है पुष्कर, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी की गारंटी देता हूं। अगर तुम मुझे सारा सच बता दोगे तो तुम्हें मैं कुछ दिनों के लिए विदेश भेज दूंगा। वहां पर तुम आराम से रह सकते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर जो तुम्हारा पीछे काम धंधा चलता है वह मैं अंसारी को सौंप दूंगा। इतना काफी है या और भी कुछ चाहिए? आलोक ने पुष्कर से कहा। आलोक की यह बात सुनकर पुष्कर खुश हो गया। उसे पता था कि वह विदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेगा। और तो और आलोक ने उसे यह भी गारंटी दे दी थी कि अंसारी उसका काम भी संभाल लेगा। अब पुष्कर को आलोक को सारा सच बताने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है आलोक सागर, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको सारा सच बताने को तैयार हूं। मुझे रवि को किडनैप करने की सुपारी अनिरुद्ध ने दी थी। पुष्कर ने आलोक से इतना कहा और फिर चुप हो गया। जैसे ही आलोक ने पुष्कर के मुंह से अनिरुद्ध का नाम सुना तो वह तो हैरान रह गया। उसका चेहरा लाल पड़ गया। आलोक को जो डर था वही हुआ। आलोक ने पहले ही सोचा था कि वह ना हो, इसके पीछे अनिरुद्ध का हाथ होगा और उसे इस बात पर विश्वास नहीं था। पर जब पुष्कर ने उसे यह कहा कि अनिरुद्ध ने ही उससे रवि को किडनैप करने के लिए सुपारी दी थी, आलोक को विश्वास हो गया कि यह सब किया कराया अनिरुद्ध का ही था। अभी अनिरुद्ध वापस क्यों आया है? अगर उसने फिर से मेरे परिवार के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की तो इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आलोक ने अपने मन ही मन में गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। पुष्कर ने आलोक को सारा सच बता दिया था कि रवि को किडनैप करने की सुपारी अनिरुद्ध ने दी थी। यह बात सुनकर आलोक बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब अनिरुद्ध ने किया था। इधर थिएटर के बाहर कैफे में रवि और अक्षिता खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। उन्होंने पिज्जा और बर्गर मंगवाया था। इतने में इस कैफे के अंदर रजत, अविनाश, माया और रश्मि भी आते हैं। रवि और अक्षिता ने अभी तक उन्हें यहां पर नहीं देखा था, पर अक्षिता को पता था कि रजत इसी थिएटर में फिल्म देखने के लिए आया हुआ था। अक्षिता ने रजत के अलावा वहां पर अभी तक किसी को भी नहीं देखा था। वह यह बात रवि को भी बताना चाहती थी कि रजत यहां पर आया हुआ था। वह चाहती थी कि रवि भी इस बात से थोड़ा सावधान रहे
कि रजत उसे देख ना पाए। रवि, तुम रजत को जानते हो क्या? अक्षता ने रवि से पूछा। अक्षता की यह बात सुनकर रवि कुछ सोचने लगा। अक्षता के मुंह से जैसे ही उसने रजत का नाम सुना, उसे लगा कि उसने शायद यह पहले नाम कहीं सुना था। सोचते सोचते उसे याद आया कि रजत वही लड़का था जो अक्षता से प्यार करता था और उसने उसे अक्षता की हॉस्टल में हराया था। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अक्षता इस वक्त रजत के बारे में क्यों बात कर रही थी। हाँ अक्षता, मुझे याद है। क्यों इस वक्त तुम रजत के बारे में क्यों पूछ रही हो? कोई बात है क्या? रवि ने अक्षता से पूछा। दरअसल मैंने रजत को हमारे ही थिएटर के अंदर फिल्म देखते हुए देखा था। मुझे लगता है कि वह भी यहाँ पर फिल्म देखने के लिए आया है और मुझे शक है कि उसके साथ हमारे कॉलेज के कुछ और साथी भी आए होंगे। अगर उन्होंने हमें एक साथ देख लिया तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैंने तुम्हें सतर्क करने के लिए यह पूछा था, अक्षता ने रवि से कहा। अक्षता की ये बात सुनकर रवि भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रजत यहाँ पर क्या कर रहा था। अब रवि को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि आखिर अक्षता ने उसके मुंह पर अचानक इस तरह हाथ क्यों रखा था। उसे याद आया कि जिसने भी उसे समय आवाज लगाई थी वह रजत ही था। पहले रवि रजत की आवाज को पहचान नहीं पाया था। अक्षता की इस बात पर रवि ने अपना सिर में हिला दिया। उसने कैफे में इधर उधर देखा कि कहीं रजत और उसके दोस्त यहाँ पर तो नहीं आए हुए हैं, पर उसे यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था। इधर वह चारों दोस्त उस कैफे में टेबल पर ना बैठकर बफे के अंदर वाले वीआईपी रूम के अंदर चले गए। दरअसल यह पूरा मॉल अविनाश के पापा का ही था। अविनाश के पापा का दिल्ली में बहुत ही बड़ा बिजनेस था। दिल्ली में जितने भी सारे बड़े बड़े मॉल थे वह अविनाश के पापा के ही थे और इसके अंदर जितनी भी दुकान थी उसमें भी उसके पापा का बहुत ही बड़ा हिस्सा था। इसीलिए अविनाश और उसके दोस्त कैफे के अंदर वीआईपी रूम के अंदर खाना खाने के चले गए। इधर रवि जब पूरे कैफे के अंदर इधर उधर रजत को ढूंढ रहा था तो उसे रजत तो कहीं नहीं दिखाई दिया, पर उसे एक जाना पहचाना सा चेहरा जरूर दिखाई दिया। जैसे ही रवि ने उस चेहरे को देखा तो वह खुश हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी यहां पर हो सकता था। रवि ने जिस चेहरे को देखा था करण, रवि को समझ नहीं आ रहा था कि करण इस वक्त यहां पर क्या कर रहा था। इधर करण ने भी रवि को देख लिया था। वह भी रवि को यहां पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। उसे रवि से मिले बहुत ही ज्यादा वक्त हो चुका था। वह अपनी टेबल से उठा और आकर रवि के पास उसकी टेबल पर बैठ गया। अरे रवि, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? और ये क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? करण ने बड़ी ही हैरानी से रवि से पूछा जब उसने अक्षता को रवि के साथ देखा। करण की इस बात का जवाब रवि ने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया। वह करण को यह नहीं बता सकता था कि अक्षता उसकी पत्नी है, इसीलिए उसने बस इतना ही कहा कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। अक्षता, इससे मिलो, यह है करण, मेरा दोस्त। मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले बताया था, रवि ने अक्षता से कहा। रवि की बात सुनकर अक्षता ने करण की तरफ देखा। उसे करण देखने में बहुत ही ज्यादा अमीर लगा। उसके कपड़े ऐसे लग रहे थे मानो वह किसी बहुत ही बड़ी अमीर परिवार से था। अक्षता को लगा कि यह रवि का वही दोस्त है जिसने रवि को वह बुगाटी कर दी थी। सी नाइस टू मीट यू मिस्टर करण, सी अक्षता ने अपना हाथ करण की तरफ बढ़ते हुए कहा। नमस्ते भाभी। करण ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया और अक्षता को प्रणाम करते हुए कहा। बड़े अमीर आदमी को प्रणाम करते हुए नहीं देखा था, और तो और उसने उसे भाभी भी कहा था। जब करण ने अक्षता को भाभी कहा तो अक्षता हंस पड़ी। साथ ही साथ रवि और कारण भी हंस पड़े। इस वक्त वहां का माहौल भी बहुत ही खुशनुमा हो चुका था। अक्षता, करण और रवि तीनों ही उसी बात पर हंस रहे थे। वैसे करण, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? आखिरकार रवि ने करण से पूछा। मैं यहां पर तो बस खाना खाने के लिए आया था। मेरा एक गेस्ट इसी कैफे में आया हुआ था, उसने मुझे खाने के लिए इनवाइट किया था तो मैं यहां पर आ गया। वह इस कैफे के अंदर जो वीआईपी रूम में उसके अंदर वह मेरा गेस्ट बैठा हुआ है, तो मुझे उससे भी मिलने जाना है। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? तुम, भाभी और हम सभी मिलकर वहां पर खाना खाएंगे, बहुत मजा आएगा, करण ने रवि से कहा। करण सच में दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। वह चाहे जितना भी अमीर था पर वह रवि की बहुत ही ज्यादा इज्जत करता था। उसके लिए रवि उसके भाई जैसा था, यहां तक कि उसके भाई से भी बढ़कर।
वह इस तरह अकेले खाना खाना नहीं चाहता था। करण ने रवि और अक्षिता को वीआईपी रूम के अंदर खाना खाने के लिए चलने को कहा। करण चाहता कि रवि और अक्षिता भी उसके साथ वीआईपी रूम के अंदर चले और वहां पर वह उसके साथ खाना एंजॉय करें। वो नहीं चाहता था कि रवि और अक्षिता यहीं बाहर बैठकर खाना खाए। वह उनके बिना अंदर नहीं जाना चाहता था। हालांकि कि रवि करण के साथ वीआईपी रूम के अंदर नहीं जाना चाहता था। वह चाहता था कि वह और अक्षिता बाकी फिल्म जो थिएटर में अभी चल रही थी वह पूरी देखें। रवि नहीं चाहता था कि उसके और अक्षिता के बीच में जो खुशनुमा माहौल बना था वह बिखर जाए। पर उसने देखा कि करण अब अपनी जिद पर अड़ गया था। वह चाहता था कि रवि और अक्षिता उसके साथ जरूर ही चले। उसने तो यह तक कहा दिया था कि जब तक रवि और अक्षिता उसके साथ नहीं चलेंगे वह भी उसके वीआईपी रूम में खाना नहीं खाकर रवि अक्षिता के साथ ही खाना खाएगा। इसलिए रवि ने अब सोचा कि उसे करण की बात माननी ही पड़ेगी। रवि भी करण को अपने भाई की तरह मानता था, इसलिए रवि करण के साथ वीआईपी रूम के अंदर चलने के लिए मान गया। इसके बाद रवि और अक्षिता करण के साथ विप रूम के अंदर चले गए। इधर आलोक अनिरुद्ध का नाम सुनकर थोड़ा डर भी गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसे पता था कि उसे कुछ भी करके अनिरुद्ध को रोकना पड़ेगा। अनिरुद्ध ने अगर फिर से उसके परिवार के बिजनेस को हानि पहुंचाने की कोशिश की तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। आलोक को पता था कि अविनाश कुछ भी कर सकता था। आलोक जल्द से जल्द यह बात अब अपने पापा को बताना चाहता था। वह अपनी पूरे बिजनेस सर्कल को इस बात के लिए सतर्क करना चाहता था कि अनिरुद्ध अग्निहोत्री परिवार के लिए खतरा बन चुका है। वो बात में बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहता था। इसीलिए आलोक पुष्कर के घर से निकल गया और सीधा अपनी होटल में आ गया। वह वहां से सीधा बेंगलुरु जाना चाहता था। वह अपने पापा से मिलना चाहता था। उसने पुष्कर के विदेश जाने का इंतजाम भी करवा दिया था। उसने अंसारी को भी अपनी होटल में बुला लिया था। वह अंसारी को यहाँ का सारा काम संभालने के लिए कहने वाला था। उसे पता था कि रवि पर इसके बाद और भी मुसीबत बता सकती थी। आलोक रवि को सारा सच तो नहीं बता सकता था, पर वह अंसारी को इसके बारे में जरूर बता सकता था ताकि वह रवि की मदद कर सके और उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रख सके। हालांकि रवि की आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं हुई थी, इसीलिए उसे ज्यादा खतरा नहीं था। पर आलोक को पता था कि अनिरुद्ध रवि के खिलाफ कुछ भी कर सकता था, क्योंकि अनिरुद्ध को रवि की आइडेंटिटी के बारे में सब पता था। इसीलिए आलोक कितना घबराया हुआ था। इसके बाद आलोक तुरंत अपने प्राइवेट प्लेन से बेंगलुरु की ओर निकल गया। वह अपने पापा से मिलने में जरा भी देर नहीं करना चाहता था। वह बेंगलुरु में जाकर अपने सारे बिजनेस सर्कल के प्रतिनिधियों से मीटिंग करना चाहता था। अग्निहोत्री परिवार का बिजनेस सर्कल बहुत ही बड़ा था। भारत के हर हिस्से में उनके बिजनेस के अलग अलग प्रतिनिधि थे। जिस तरह दिल्ली में अंसारी अग्निहोत्री परिवार का काम संभालता था, उसी तरह भारत के अलग अलग हिस्सों में अग्निहोत्री परिवार के प्रतिनिधि काम संभालते थे। रवि के पापा ने यह तरीका इसीलिए निकाला था क्योंकि अग्निहोत्री परिवार का बिजनेस बहुत ही ज्यादा बड़ा था। उसे एक अकेला आदमी नहीं संभाल सकता था। सभी बिजनेस सर्किल का एक बॉस होता था जो अग्निहोत्री परिवार का सीईओ होता था। इस वक्त अग्निहोत्री परिवार का सीईओ रवि था। उसी के हाथ में इन सभी बिजनेस सर्किल का कंट्रोल था और रवि को ही इस बिजनेस सर्किल की मीटिंग रखने का हक था। पर आलोक को पता था कि इस वक्त रवि इस बिजनेस सर्कल की मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे ही यह सब करना पड़ेगा। वह अपने पापा को बात कर ही मीटिंग अरेंज करवाना चाहता था। इधर रवि, करण और अक्षिता तीनों ही वीआईपी रूम के अंदर पहुंच चुके थे। रवि ने देखा कि वह वीआईपी रूम सच में देखने में ऐसा लग रहा था मानो कोई 5 स्टार होटल का कोई 5 स्टार रूम था। रवि को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक थिएटर के कैफ के अंदर ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसके बाद वह तीनों उस स्पेशल रूम के अंदर चले गए जहां पर करण अपने गेस्ट से मिलने वाला था। रवि ने जब उस रूम के अंदर देखा तो पाया कि वहां पर पहले से ही बहुत सारे वेटर उनका इंतजार कर रहे थे। सभी यहां पर सिर्फ उनके लिए ही थे। इस कैफे में सभी गेस्ट के लिए पर्सनल वेटर को रखा जाता था ताकि किसी भी गेस्ट को कोई दिक्कत ना हो। रवि ने देखा कि करण गेस्ट का अभी इंतजार कर रहा था। वह अभी तक उसे रूम में आया नहीं था।
इसके बाद तीनों जाकर उसे रूम के सोफे पर जाकर बैठ गए। वह तीनों करण के उस गेस्ट इंतजार कर रहे थे जो कुछ देर में यहां पर पहुंचने वाला था। उसे पहले वह अपना खाना शुरू नहीं करना चाहते थे। करण की आज जिस गेस्ट के साथ ये मीटिंग थी कि एक तरह से बिजनेस मीटिंग ही थी। ज्यादातर बिजनेस मीटिंग के अंदर कोई भी बाहर का आदमी शामिल नहीं होता था, पर करण को रवि पर पूरा भरोसा था। उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रवि और अक्षता मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। उसके लिए रवि से कोई भी बात सीक्रेट नहीं थी। वह रवि से अपनी हर बात साझा कर सकता था। इसीलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के रवि और अक्षता को अपनी मीटिंग में शामिल होने और खाना खाने के इनविटेशन दिया था। इधर जिस वीआईपी रूम के अंदर आलोक, अक्षता और करण बैठे हुए थे, उसी के पास पहले वीआईपी रूम में अविनाश, रजत, माया और रश्मि भी खाना खा रहे थे। वह भी कुछ ही वक्त पहले इसी वीआईपी रूम में खाना खाने के लिए आए थे। ज्यादातर इन वीआईपी रूम्स के अंदर बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग्स ही होती थी। इन वीआईपी रूम में बिजनेस मीटिंग्स इसीलिए होती थीं क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा सीक्रेट थे। इन्हें थिएटर के अंदर इसीलिए बनाया गया था ताकि किसी को शक न हो कि उनके अंदर बिजनेस मीटिंग भी हो सकती है। इस प्रकार इन्हें सिक्योरिटी के तौर पर बहुत ही ज्यादा सुरक्षित माना जाता था। इसीलिए ज्यादातर बिजनेसमैन यहीं पर आकर मीटिंग करना पसंद करते थे। पर अविनाश और उसके दोस्त यहाँ पर कोई मीटिंग करने के लिए नहीं आए थे, बस यह उनका ही कैफ था। इसीलिए वे वीआईपी रूम के अंदर खाना खाने और मौज मस्ती करने के लिए आए थे। उन्हें यहाँ पर किसी भी बिजनेस मीटिंग की नहीं पड़ी थी। इतने में उसे वीआईपी रूम का दरवाजा खुलता है जिसमें रवि, अक्षता और कारण बैठे हुए थे। रवि और अक्षता दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठे हुए थे। जब करण ने दरवाजे की तरफ देखा तो पाया कि उसका वह गेस्ट जिससे वह मीटिंग करने के लिए आया था वह रूम के अंदर आ चुका था। अक्षता और रवि ने उसे गेस्ट को नहीं देखा था। रवि ने जब पीछे मुड़कर कारण के उसे गेस्ट को देखा तो उसकी तो आंखें फैल गईं। उसे लगा कि उसने कुछ गलत देख लिया था, पर जब उसने उस गेस्ट को फिर से देखा तो पाया कि वह वहीं था। रवि उसको देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। जब अक्षता ने उस गेस्ट को देखा तो वह तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस वक्त वह यहां पर क्या कर रहा था। करण का वह गेस्ट और कोई नहीं बल्कि धवल भारद्वाज था। अक्षता उसको देखकर थोड़ी चिंतित जरूर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर धवल यहां पर क्या कर रहा था। हालांकि रवि को धवल से कोई डर नहीं था। अक्षता वह सब याद था जो धवल ने उसके साथ किया था। इसीलिए उसका का चेहरा दोबारा धवल को देखकर उसको वह सब याद आ गया। जब रवि ने देखा कि अक्षता के चेहरा के भाव बदल गए थे, जब उसने धवल को देखा, रवि ने अक्षता का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे शांत रहने के लिए कहा। रवि के लिए धवल कोई बड़ी बात नहीं था। दम पर पूरे भारद्वाज परिवार को अपने घुटनों पर ला दिया था। इधर जब धवल ने अपने सामने रवि और अक्षता को बैठे हुए पाया तो वह बहुत ही ज्यादा डर गया। धवल को समझ में नहीं आ रहा था कि करण और उसकी मीटिंग के अंदर रवि क्या कर रहा था। उसने जब रवि का चेहरा अपने सामने देखा तो उसे वह सब याद आ गया जो रवि ने उसके परिवार के साथ किया था। धवल के पापा ने धवल को रवि के बारे में बताया था कि रवि के पीछे किसी पावरफुल आदमी का हाथ है। धवल को रवि की आइडेंटिटी के बारे में तो नहीं पता था, पर उसे इतना पता था कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी है, वह कुछ भी कर सकता है। उसके पापा ने उसे यह भी कहा था कि वह रवि से बचकर ही रहे और रवि से आगे से कोई पंगा ना ले। तब से धवल के मन में रवि का डर बैठ गया था। अब धवल को लगा कि शायद वह गलत कमरे में आ गया होगा। शायद रवि यहाँ पर अपनी किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आया होगा और वह गलती से इस रूम में आ गया होगा। इसीलिए वह उस रूम से बाहर जाने ही वाला था कि इतने में उसकी नजर सामने सोफे पर बैठे करण पर पड़ गई। अब उसे विश्वास हो गया कि वह सही कमरे में ही आया था और रवि और अक्षता इस कमरे में बैठे हुए थे, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था। आखिर रवि और अक्षता का यहाँ पर क्या काम था। करण का वो गेस्ट जो बिजनेस मीटिंग करने के लिए आया था वह कोई और नहीं बल्कि धवल ही था। रवि और अक्षता धवल को वहां का पर देखकर हैरान थे, पर धवल रवि को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी इस मीटिंग में क्या कर रहा था, पर उसने सोचा कि उसे करण के सामने इस तरह डरना नहीं चाहिए। अगर वह रवि से इस तरह डरता रहा
तो उसका बिजनेस इंप्रेशन बहुत ही ज्यादा खराब पड़ेगा। इसीलिए उसने रवि की आंखों में न देखते हुए अपने ही ढंग में चलते हुए करण के पास आ गया। वह इस तरह एक्टिंग कर रहा था मानो रवि से बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। रवि ने जब धवल को इस तरह देखा तो वह अपने मन ही मन में हंस पड़ा। उसे धवन की सिचुएशन समझ आ रही थी। हेलो मिस्टर धवल, आप यहां पर बैठे, मैं आपका इंतजार कर रहा था। करण ने सोफे से उठकर धवल से हाथ मिलाकर कहा। धवल ने भी कारण से हाथ मिलाया और फिर दोनों ही सोफे पर फिर से बैठ गई। इसके बाद जैसे ही कारण ने धवल को रवि का परिचय देना चाहा, उनसे मिली, यह है मेरे दोस्त जरेनिया, मिस्टर रवि। अरे मिस्टर करण, आपको इनका परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनको पहले से ही जानता हूं। आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। धवल ने करण की बात को बीच में काटते हुए रवि से कहा और फिर रवि की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रवि ने हंसकर धवल से अपना हाथ मिला लिया। वह इस वक्त धवल की जो सिचुएशन थी उसको अच्छे से समझ रहा। वह धवल की कोई और मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहता था। उसे पता था कि धवल यहाँ पर अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए आया है, तो उसे इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इधर कारण ये सोच रहा था कि आखिर धवल और रवि एक दूसरे को कैसे जानते थे। उसे लगा कि इन दोनों के बीच में भी कोई बिजनेस मीटिंग रही होगी। वह इसके बारे में रवि से पूछना तो चाहता था, पर उसने सोचा कि वह इसके बारे में रवि से बाद में ही पूछेगा। इधर धवल के मन में बहुत से सवाल थे जो वह करण से पूछना चाहता था। वह करण से इस बारे में पूछना चाहता था कि आखिर रवि यहाँ पर क्या कर रहा था। उसे लगा कि शायद करण खुद ही उसे रवि के यहाँ पर आने का कारण बता देगा, पर करण ने धवल को ऐसा कुछ भी नहीं बताया। इसीलिए वह अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। वह करण से इसके बारे में पूछ नहीं सकता था। अरे मिस्टर धवल, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि रवि और अक्षिता यहां पर बैठे हैं। ऐसा समझिए ये दोनों मेरे परिवार के ही लोग हैं, या ऐसा समझ लो कि इनका और मेरा बिजनेस एक ही है। तो आप और हम हमारे बिजनेस की मीटिंग खुलकर कर सकते हैं। आखिरकार करण ने भी डबल की दुविधा को समझते हुए धवल से कहा। करण की यह बात सुनकर धवल थोड़ा हैरान जरूर था। पहले उसे लगा कि शायद रवि करण के परिवार से आता है। उसके पापा ने उसे बताया था कि रवि के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। इसीलिए अब धवल को लगने लगा कि शायद रवि के पीछे करण के परिवार का हाथ था। पर जैसा उसके पापा ने उसे बताया था कि रवि के पीछे किसी बहुत ही बड़े पावरफुल आदमी का हाथ है, तब धवल ने सोचा कि करण का परिवार इतना पावरफुल नहीं है जितना उसके पापा ने उसे बताया था। इसीलिए करण वह आदमी हो ही नहीं सकता जिसके बारे में उसके पापा बात कर रहे थे। इसीलिए धवल ने सोचा कि शायद करण और रवि बहुत ही अच्छे दोस्त होंगे। इसीलिए वह उसे अपने बिजनेस मीटिंग में शामिल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं रख रहा था। उसे लगा कि शायद करण और रवि बहुत ही पक्के दोस्त हैं। इसीलिए करण को रवि पर इतना विश्वास था। अब धवल को भी रवि के इस बिजनेस मीटिंग में शामिल होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इधर रवि धवल की इस वक्त की सिचुएशन को समझ सकता था। उसे पता था कि धवल उससे डरा हुआ था, इसीलिए वह करण से इतने प्रश्न पूछ रहा था। पर रवि को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि धवल करण का बिजनेस पार्टनर होगा। तो चलो पहले खाना खा लेते हैं, साथ ही साथ हम हमारे बिजनेस के बारे में भी बात कर लेंगे। आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? करण ने धवल से पूछा। धवल को भला इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? उसके बाद धवल, करण, रवि और अक्षिता चारों ही वहां पर लगी हुई खाने की टेबल पर जाकर बैठ गए। वहां पर खड़े वेटरों ने उनके लिए पहले से ही खाना लगवा दिया था। वीआईपी रूम के पास वाले रूम में रजत, माया, रश्मि और अविनाश चारों ही अपनी पार्टी का मजा ले रहे थे। उन्होंने अभी तक खूब मजे किए थे। उसके पापा का कैफे होने के कारण अविनाश को किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं थी। उसने अपने दोस्तों पर खुलकर पैसे उड़ाए थे। उसके दोस्त भी उसके साथ साथ खूब मजे कर रहे थे। इतने में अविनाश के फोन की रिंग बजती है। अविनाश ने जब फोन उठाकर देखा तो पाया कि यह फोन उसके पापा का था। अविनाश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पापा ने इस वक्त उसे क्यों फोन किया था। उसे लगा कि शायद उसके पापा ने फिर से परेशान करने के लिए फोन किया होगा, क्योंकि जब भी उसके पापा उसे फोन करते थे वह अविनाश को डांटे ही थे। हेलो अविनाश। अविनाश के पापा ने अविनाश से फोन पर कहा। जी पापा बोलिए, मैं अविनाश ही बोल रहा हूं।
अविनाश ने अपने पापा से कहा, बेटा तुम इस वक्त कहां पर हो? मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। अविनाश के पापा ने अविनाश से कहा। अपने पापा की यह बात सुनकर अविनाश थोड़ा हैरान जरूर था। उसके पापा ने पहली बार उसे किसी काम के लिए फोन किया था। अविनाश के परिवार के बिजनेस का अगला उत्तराधिकारी अविनाश ही था, पर वह बहुत ही ज्यादा कामचोर था, इसीलिए उसके पापा उसे कोई भी काम नहीं करने देते थे। उसके पापा को लगता था कि अविनाश का काम बिगड़ सकता था। अपने सारे काम अपने ही दूसरे आदमियों से करवाते थे, पर आज पहली बार अविनाश के पापा ने अविनाश को किसी काम के लिए पूछा था। सीजी पापा, मैं अभी हमारे थिएटर के कैफ में हूं, बोलिए मेरे लिए क्या काम है? अविनाश ने अपने पापा से कहा। अरे वह बेटा, यह तो बड़ी अच्छी बात हुई। दरअसल यह जो काम है वह इस कैफे के अंदर है। इस वक्त उसे कैफे के अंदर हमारे एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। उनकी आज यहाँ पर मीटिंग थी, इसीलिए वह उस कैफे आए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे उस स्पेशल गेस्ट से जाकर मिलो और उन्हें हमारे घर पर आने का इनविटेशन दो। उनके साथ हमारे बिजनेस मीटिंग भी हो सकती है, इसीलिए यह काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। कोई भी गड़बड़ मत करना, क्योंकि वह बहुत ही बड़े आदमी हैं और उनके साथ अगर हमारा बिजनेस हुआ तो हमारे बिजनेस को और भी ज्यादा प्रगति मिल सकती है। तुम समझ रहे हो ना बेट? अविनाश के पापा ने अविनाश से कहा। आलोक अब बेंगलुरु पहुंच चुका था। उसके लिए एयरपोर्ट पर गाड़ी पहले से तैयार खड़ी थी। वह अब जल्द से जल्द जाकर अपने पापा से मिलना चाहता था। वह इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह अपनी गाड़ी में बैठा और फिर उसके पापा के बंगले की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में आलोक की गाड़ी अग्निहोत्री बंगले के सामने पहुंच चुकी थी, जहां पर उसके पिताजी रहते थे। आलोक इसके बाद सीधा अपने पापा के कमरे की तरफ चल पड़ा। आलोक जानता था कि उसके पापा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और अगर वह उसे अनिरुद्ध वाली बात बताएगा तो उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। पर उसे पता था कि अगर उसने यह बात अपने पापा को नहीं बताई तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। कुछ ही देर में आलोक अपने पापा के कमरे के अंदर पहुंच चुका था। आलोक ने देखा कि उसके पापा अभी भी बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनके पास कुछ डॉक्टर थे जो उनकी देखभाल कर रहे थे। आलोक के पापा पिछले कई दिनों से बीमार ही थे। आलोक ने उसकी देखभाल के लिए अस्पताल से ही डॉक्टरों की एक टीम को बुला लिया था और वे उनकी देखभाल कर रहे थे। आलोक ने अब अपने इशारों से वहां पर खड़ी पूरी डॉक्टरों की टीम को बाहर भेज दिया। बस अपने पापा से अकेले में बात करना चाहता था। डॉक्टरों की टीम के बाहर जाने के बाद आलोक अपने पापा की बेड के पास ही जमीन पर बैठ गया। जब आलोक के पापा ने देखा कि आलोक वहां पर आया हुआ था तो उन्होंने खड़ा होने की कोशिश की, पर आलोक ने ऐसा करने से मना कर दिया। अरे पापा, आप खड़ा होने की कोशिश मत करो, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मैं बस आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करने के लिए आया हूं। मुझे हमारे परिवार के उस गद्दार के बारे में पता चल गया है जो हमारी इस मीटिंग को बर्बाद करना चाहता था। मुझे लगता है कि आपको भी उसके बारे में पता होना चाहिए। उसकी वजह से हमें बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, आलोक ने अपने पापा से कहा। आलोक की ही बात सुनकर उसके पापा के चेहरे का भाव अचानक से बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो इस बात को जानना चाहते थे भी यह बात समझ गया था। पापा, हमारे परिवार जो गद्दार है वह और कोई नहीं अनिरुद्ध ही है। वही है इन सब के पीछे। मुझे लगता है कि वह इस वक्त रवि के पीछे है। मुझे बस इतना डर है कि कहीं वह रवि को कुछ कर ना दे। आपको तो पता ही है कि अनिरुद्ध कैसा आदमी है। अगर उसने एक बार कुछ करने की ठान ली तो उसे पूरा करके ही रहता है। मुझे रवि के लिए एक बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। आपको नहीं लगता कि हमें इसके लिए जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा? आलोक ने अपने पापा से कहा। आलोक की यह बात सुनकर वालों के पापा के चेहरे के भाव अचानक से बदल गई। उन्होंने जैसे ही अनिरुद्ध का नाम सुना तो उन्होंने अपने दांतों को और भी ज्यादा कस के जकड़ लिया। सी बेटा आलोक, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें अब क्या करना है। अगर तुम्हें लगता है कि इस वक्त हमारे बिजनेस सर्कल के प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाने जरूरी है तो तुम्हें वही करना चाहिए। इसके अलावा अनिरुद्ध को रोकने का और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें यह भी पता होगा कि रवि को इसके बारे में तुम नहीं बता सकते, इसीलिए अब जो भी करना है वह तुम्हें ही करना है। आलोक के पापा ने आलोक को लड़खड़ाती आवाज में कहा। हाँ पापा, मैं भी वही सोच है, पर आपको पता है कि इस बिजनेस मीटिंग को मैं तो बिल्कुल भी नहीं बुला सकता हूँ। इस बिजनेस मीटिंग को बुलाने का पूरा हक रवि के पास है।
पर आपने ही कहा है कि रवि को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप इस बिजनेस मीटिंग का ऑर्डर दे सके, आलोक ने अपने पापा से कहा। आलोक के पापा आलोक की यह बात समझ चुके थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने बेड के पास रखे हुए एक टेलीफोन को उठाया और एक कॉल लगा दिया। इधर अविनाश के पापा ने उसे बताया कि उसका कोई गेस्ट इस कैफे में आया हुआ है। वह एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। अविनाश के पापा चाहते थे कि वह गेस्ट उनके साथ एक बिजनेस मीटिंग करें ताकि उनके बिजनेस में फायदा हो सके। इसीलिए अविनाश के पापा ने अविनाश को उस गेस्ट से मिलने और उनके घर आने का इनविटेशन देने के लिए कहा। अविनाश ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था। उसे पता था कि अगर उसने उस बिजनेसमैन को इम्प्रेस करके बिजनेस मीटिंग के लिए मना लिया तो उसके पापा उससे इम्प्रेस हो जाएंगे। अविनाश चाहता था कि उसके पापा उस पर भरोसा करें और उनकी कंपनी का सीईओ बना दे। वह ऐसे मौके की तलाश कब से कर रहा था, पर उसके पापा को उसी पर भरोसा नहीं था। इसीलिए वो अविनाश को कंपनी का कोई काम नहीं सौंपते थे। जी पापा, बिल्कुल, मैं स्पेशल गेस्ट से जरूर मिलूंगा। आप मुझे बस उनके बारे में बता दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उनको हमारे साथ बिजनेस मीटिंग करने के लिए जरूर मनाऊंगा। आपने मुझ पर पहली बार भरोसा करके मुझे कोई काम दिया है, तो मैं ये काम पक्का पूरा करूंगा, अविनाश ने अपने पापा से कहा। अविनाश के पापा अविनाश की यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। उन्हें अविनाश से इसी जवाब की उम्मीद थी, पर उन्हें मन ही मन में यह जरूर डर था कि कहीं अविनाश फिर से कोई गड़बड़ ना कर दे। अविनाश के पापा को अविनाश की आदत पता थी। अविनाश छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाता था। अगर कोई उसके सामने कोई ऊंची आवाज में बोल दे या उससे ऊपर कोई काम कर दे तो वह यह सहन नहीं कर पाता था। वह हमेशा अपने आप को जीतता हुआ या सबसे ऊपर रखना पसंद करता है और इसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। बस इसी आदत की वजह से अविनाश के पापा अविनाश पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। इसके बाद अविनाश के पापा ने अविनाश को उस बिजनेस गेस्ट के बारे में सब कुछ बता दिया। रजत, तुम तीनों यहाँ पर खाना एंजॉय करो, मुझे किसी काम से जाना होगा, मैं तुमसे आधे घंटे में मिलता हूँ, तब तक तुम एंजॉय करो, अविनाश ने रजत से कहा। अरे पर अविनाश, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, रजत ने अविनाश से कहा। अरे नहीं रजत, तुम मेरे साथ क्या करोगे? मैं किसी आदमी से मिलने जा रहा हूँ। मेरे पापा का फोन आया था कि वह कोई स्पेशल गेस्ट है और उनसे किसी बिजनेस मीटिंग के बारे में बात करनी है, तो शायद तुम्हारा वहां पर कोई काम नहीं है, मैं मिलकर आ जाऊंगा, अविनाश ने रजत से कहा। अरे ऐसी बात है तो हमें भी इस बिजनेसमैन से मिलवा दो, हम भी उनसे मिलकर आ जाएंगे। हम कोई बिजनेस मीटिंग की बात तो नहीं करेंगे, पर उनसे मिल तो जरूर लेंगे, इतने में रश्मि ने अविनाश से कहा। ज्यादातर रश्मि ऐसे मौके कभी भी नहीं छोड़ती थी। वह किसी भी बड़े आदमी से मिलने के लिए हमेशा तत्पर ही रहती थी। हर बड़ा बिजनेसमैन उसके लिए एक बकरा ही होता था। वह हर किसी को अपने प्यार में फंसाकर उसके पैसे पर मौज करना पसंद करती है। उसने रवि को भी फंसाने की कोशिश की थी, पर वह कामयाब नहीं हो पाई थी। इसीलिए वह अविनाश के साथ साथ उस बिजनेसमैन से मिलना चाहती थी। अविनाश रश्मि की यह बात को तुरंत समझ गया था। वह रश्मि का कई सालों से दोस्त था और उसे रश्मि की यह आदत पता थी। इसीलिए उससे पता था कि वह रश्मि को मना भी नहीं कर सकता था। ठीक है रश्मि, अगर तुम चाहती हो तो चलो मेरे साथ, पर पहले मैं उनके साथ मेरी बिजनेस मीटिंग पूरी करूंगा, उसके बाद ही तुम मिलना। और अब रश्मि चल ही रही है तो रजत और माया, तुम अकेले यहां पर क्या करोगे? साथ में चलो, अविनाश ने कहा। इसके बाद चारों दोस्त थी उस वीआईपी रूम से बाहर आ गए। अविनाश के पापा ने उस वीआईपी रूम का पता दिया था जिसमें वह स्पेशल गेस्ट बैठा हुआ था। वह उसकी तरफ चल पड़ा। इधर करण और धवल की बिजनेस मीटिंग लगभग पूरी हो ही चुकी थी। रवि, अक्षिता, धवल और करण चारों ने खाना खा लिया था और खाना खाते खाते हुए अपनी बिजनेस की बातें भी कर ली थीं। जब इस बिजनेस मीटिंग के अंदर धवल और रवि ने एक दूसरे से बात की, तब धवन को पता चला कि रवि एक बहुत ही अच्छा आदमी था। अब उसे लगने लगा कि शायद उसने उसके परिवार के साथ जो कुछ भी किया था वह सब अक्षिता के लिए ही किया था। उसके मन में कोई गलत इरादा नहीं था। धवल रवि के इस व्यवहार से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो चलिए मिस्टर करण और रवि, मैं अभी चलता हूं।
मुझे अभी किसी और से भी मिलना है, धवल ने कहा। धवल इस वक्त अविनाश से ही मिलना था। अविनाश के पापा ने धवल को फोन करके बता दिया था कि अविनाश उससे मिलने आने वाला था। हाँ तो चलिए, हम भी अभी यहां से निकलने वाले हैं, तुम क्यों ना हम साथ में ही बाहर चलते हैं, करण ने डबल से कहा। इसके बाद धवल, अक्षिता, करण और रवि चारों ही खड़े हुए और उस रूम से बाहर निकालने के लिए रूम के गेट की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वे उनके दरवाजे पर पहुंचे, इतने में उन्होंने देखा कि 2 लड़के और 2 लड़कियां इस रूम के अंदर आ रहे थे। करण को समझ नहीं आया कि आखिर इस प्राइवेट रूम में जो उन्होंने बुक किया था, वह 4 लोग यहां पर क्यों आए थे। रवि और अक्षिता ने उन चारों को अभी तक नहीं देखा था, क्योंकि वो दोनों अभी भी थोड़े पीछे थे। अविनाश, रश्मि, रजत और माया चारों ही उसे वीआईपी रूम के आगे पहुंच चुके थे, जिसमें धवल और करण मीटिंग कर रहे थे। धवल और करण भी अपनी मीटिंग करके उस रूम से बाहर निकल ही रहे थे और उनके पीछे पीछे रवि और अक्षिता थोड़ी दूर पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जब अविनाश ने उस वीआईपी रूम के दरवाजे पर करण और धवल को दिखा, तो वह तुरंत ही धवल को पहचान गया, क्योंकि उसके पिताजी ने उसको धवल का फोटो भेजा था। दरअसल उसके पिताजी जिस स्पेशल गेस्ट की बात कर रहे थे, वह धवल ही था। अविनाश के पापा चाहते थे कि धवल उनके परिवार के साथ बिजनेस शुरू करें। अविनाश के पापा को पता था कि भारद्वाज परिवार कितना बड़ा है और उनके साथ बिजनेस करने में उनका पक्का फायदा होगा। इसीलिए उन्होंने जब देखा कि धवल किसी मीटिंग के लिए दिल्ली आया हुआ है, तो उन्होंने अविनाश को उससे मिलने के लिए भेज दिया था। सी हेलो मिस्टर धवल, आपने मुझे पहचाना क्या? मैं अविनाश। अविनाश ने धवल के सामने अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहा। धवल ने जब अविनाश को देखा तो पहली बार में तो उसने उसे नहीं पहचाना। तभी उसे याद आया कि उसके पास अविनाश के पापा का फोन भी आया था। अब वह समझ गया था कि वह कौन था। अरे हाँ मिस्टर अविनाश, आपके पापा का फोन आया था मुझे, उन्होंने बताया था कि आप आने वाले हो, धवल ने अविनाश से कहा और अविनाश से हाथ मिला लिया। अक्षिता और रवि अभी उस वीआईपी रूम के अंदर ही थे। उन्होंने जब बाहर अविनाश और धवल को बोलते हुए सुना, तो रवि को लगा कि शायद उसने वह आवाज पहले भी कई सुनी थी। उसे लग रहा था कि मानो वह इस आवाज को पहचानता था, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। इनसे मिलिए मिस्टर करण, ये है अविनाश। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे किसी से मिलना है, तो मैं इनकी ही बात कर रहा था, धवल ने करण को अविनाश के बारे में बताते हुए कहा। हालांकि करण अविनाश को पहले से ही जानता था। उसे अविनाश और अविनाश के पापा के बारे में सब कुछ पता था। करण को दिल्ली में जितने भी बिजनेस थे, उनके बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए वह अविनाश को जानता था। अरे, मैं तो इनको पहले से ही जानता हूं, तब आप उनको मिस्टर रवि से मिलवा सकते हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि वह इनको जानते होंगे, करण ने धवल से कहा और अपने पीछे की तरफ देखने लगा। करण ने देखा कि अक्षिता और रवि वहीं दरवाजे के पास उनके पीछे की तरफ खड़े हुए थे। जब रवि ने सुना कि करण उसके बारे में किसी को बता रहा था, रवि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बारे में किसको बता रहा था और वह किसको रवि से मिलवाने की कोशिश कर रहा था। उसने यह जानने के लिए जैसे ही दरवाजे के बाहर देखा, तो वह हैरान रह गया। उसने देखा कि वहां पर और कोई नहीं बल्कि अविनाश खड़ा था। रवि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उसके सामने इस वक्त अविनाश खड़ा था। उसने थोड़ा जब आगे की ओर देखा तो पाया कि अविनाश के साथ साथ माया, रश्मि और रजत भी वहीं पर खड़े थे। रवि यह देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। अगर उन चारों ने उसे और अक्षिता को एक साथ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। जब अविनाश ने देखा कि करण उसे किसी से मिलवाने की कोशिश कर रहा था और तभी उसकी नजर वहां पर दरवाजे पर खड़े रवि पर पड़ी, तो वह भी हैरान गया। रवि से ज्यादा तो वह हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रवि जैसा लड़का इस वीआईपी रूम में करण और धवल के साथ क्या कर रहा था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था। वह बार बार रवि की तरफ बड़ी ही हैरानी से देखे जा रहा था। हालांकि अक्षिता अभी भी रवि के पीछे ही खड़ी थी, इसीलिए अविनाश से देख भी नहीं पाया था। इतने में अविनाश के पीछे खड़े उसके दोस्तों ने भी रवि को वहां पर देख लिया। वे भी उतने ही हैरान थे जितना अविनाश था। रवि का वहां पर होना उनके लिए एक बहुत ही बड़ी हैरानी वाली बात थी।
वह चारों दोस्तों इस बात की उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि रवि जैसा लड़का भी यहाँ पर हो सकता था, और तो और करण उनका परिचय भी करवा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। अविनाश को लगा कि शायद रवि यहाँ पर काम करता होगा, इसीलिए वह इस रूम में करण और धवल के साथ खड़ा है। और तो अविनाश को इसका कोई भी कारण समझ नहीं आ रहा था। उसे रवि की हालत के बारे में पता था। उसे पता था कि रवि बहुत ही गरीब परिवार से है और उसका इतने बड़े आदमियों के साथ कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। इसीलिए उसे लगा कि शायद वह यहाँ पर काम करता होगा। रजत और माया को भी यही लग रहा था, पर रश्मि रवि को यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। उसने रवि को करण के साथ पहले भी एक बार देखा था। उस समय करण ने रश्मि को रवि से माफी मांगने के लिए मजबूर भी किया था। तब से रश्मि रवि के पीछे पड़ी थी। उसने रवि को जब यहाँ पर खड़ा पाया तो वह हल्की सी मुस्कुरा उठी और मन ही मन खुश होने लगी। वह बहुत दिनों से रवि से मिलना चाहती थी, पर रवि उसे कहीं भी नहीं दिखता। उसने कॉलेज में रवि को कई बार ढूंढा था, पर उसे रवि कहीं भी नहीं मिला था। जब करण ने देखा कि अविनाश और रवि के बीच में माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया था, तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर यहां पर चल जा रहा था। उसने तो बस रवि का परिचय करवाया था, तो फिर अविनाश रवि को इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रहा था? इधर रवि के पीछे खड़ी अक्षिता को इस सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे यह तक नहीं पता था कि अविनाश और उसके दोस्त बाहर ही खड़े थे। जब अक्षिता ने देखा कि काफी देर से रवि बाहर की तरफ देख रहा था, तो वह भी दरवाजे पर आ गई। इतने में रजत और उसके दोस्त भी अविनाश के पास आकर खड़े हो गए। जैसे ही रजत की नजर दरवाजे पर रवि के पास खड़ी अक्षिता पर पड़ी, तो वह अक्षिता की तरफ देखता ही रह गया। उसके लिए सबसे बड़ी हैरानी वाली यह बात थी कि आखिर रवि और अक्षिता दोनों ही यहां पर क्या कर रहे थे। वह उन दोनों के एक साथ साथ होने की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। हालांकि उसे यह तो पता था कि रवि और अक्षिता दोनों भी गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, क्योंकि अक्षिता ने ही उसे उसकी हॉस्टल में यह बताया था कि वह दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। तब से रजत ने अक्षिता का पीछा छोड़ दिया था, पर वह आज भी अक्षिता से उतना ही प्यार करता था। इसी वजह से वह रवि से नफरत भी करता था। वह अक्षिता का दिल जीतना चाहता था और वापस उसकी जिंदगी में आना चाहता था। पर जब इस वक्त उसने अक्षिता को रवि के साथ देखा, तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पर जब अविनाश, रश्मि और माया ने अक्षिता को वहां पर देखा, तो उनके पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। उन्हें इस बात की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि अक्षिता जैसी लड़की रवि जैसे लड़के के साथ भी हो सकती थी। उन्हें रवि की हालत पता थी। उन्हें तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अक्षिता और रवि दोनों एक साथ साथ भी हो सकते हैं। अक्षिता पूरे कॉलेज में सबसे फेमस और सबसे सुंदर लड़की थी। आखिर वह रवि जैसे फटीचर लड़के के साथ कैसे रह सकती है? पर सबसे ज्यादा हैरानी तो वह थी रश्मि। वह कब से रवि के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती थी, पर जैसे ही उसने अक्षिता को रवि के साथ देखा, तो उसकी पूरी उम्मीद पर पानी फिर गया। उसे तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रवि अक्षिता के साथ रिलेशनशिप में आ सकता है। जब करण और धवल ने देखा कि वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म चुका था और अविनाश और उसके दोस्त रवि और अक्षिता को बड़ी ही अजीब नजरों से देख रहे थे, तो उन्हें भी बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके बीच में क्या चल रहा था। अरे क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? आप सभी रवि को इस तरह क्यों घूर घूर कर देख रहे हैं? कोई बात है क्या? इतने में करण ने अविनाश और उसके दोस्तों से पूछा। अरे नहीं नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस इस बात से हैरान था कि आखिर आप मेरा इंट्रोडक्शन इस कैफे के वर्कर के साथ क्यों करवा रहे हो? अविनाश ने करण से कहा। अविनाश को अभी भी लग रहा था कि रवि इस कैफे में काम करता है और अक्षिता यहाँ पर खाना खाने के लिए आई होगी, इसीलिए दोनों यहाँ पर थे। इसके अलावा अविनाश को उन दोनों के एक साथ होने क्या कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। इधर जब करण ने अविनाश के मुंह से यह बात सुनी, तो वह भी बड़ा कंफ्यूज सा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अविनाश किस बारे में बात कर रहा था। उसने तो किसी भी वर्कर का अविनाश के साथ इंट्रोडक्शन नहीं करवाया था, तो फिर अविनाश क्या बात कर रहा था? अविनाश, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम किस वर्कर की बात कर रहे हो?
मैंने तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन रवि के साथ करवाया है। तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? अरे नहीं नहीं करण सर, मैं तो बस इस रवि की बात कर रहा था। आपने मुझे रवि का मेरे साथ इंट्रोडक्शन करवाना चाहा। मुझे पता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप हर किसी की इज्जत करते हैं, इसीलिए आपने रवि का मेरे साथ इंट्रोडक्शन कराया, ये जानते हुए भी कि वो यहाँ पर एक वर्कर के रूप में काम करता है। पर मुझे रवि से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी बात, यह फटीचर सा लड़का हमारे कॉलेज में ही पढ़ता है, तो आपको मुझे इससे मिलवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं इससे पहले से ही जानता हूँ। आप इसके साथ इतना अच्छे से बिहेव करना बंद कीजिए, आखिरकार यह एक वर्कर ही तो है। अविनाश ने रवि का मजाक उड़ाते हुए कारण से कहा। जब करण ने अविनाश के मुंह से रवि के बारे में यह सब कुछ सुना तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके खून में बाल आने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह अविनाश के साथ अभी कुछ भी कर सकता था। वह अविनाश की तरफ बड़ी ही गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। वह रवि के बारे में ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं सुन सकता था। रवि उसके लिए उसके सगे भाई जैसा था और वह उसकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करता था। आखिर अविनाश जैसा लड़का रवि की इस तरह बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? अविनाश ने रवि को उस कैफे का वर्कर बात कर उसकी बेइज्जती करनी शुरू कर दी थी। उसने यह सारी बात करण के सामने करण से कही थी कि रवि यहाँ पर सिर्फ एक वर्कर का काम करता है, उसे इतनी इज्जत देना अच्छा नहीं लगता। जब करण ने अविनाश के मुंह से रवि के बारे में इतना बुरा भला और इतना गलत सुना तो उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे अविनाश पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह उसे वहीं के वहीं मार देना चाहता था। जब धवल ने देखा कि अविनाश रवि के बारे में कुछ भी अब शनाप बोल रहा था तो उसे भी अविनाश पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसे पता था कि अविनाश ने बहुत ही बड़ी बात कह दी थी, वह भी करण और उसके सामने। धवल को लगा कि शायद अविनाश को रवि के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, इसीलिए उसने ऐसा कहा होगा। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अविनाश रवि को कैसे जानता था। इतने में करण आगे बढ़ा और अविनाश का कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। उसकी आंखों में बहुत ही तेज गुस्सा दिख रहा था। इतने तेज गुस्से में अब करण ने अविनाश को छांटे लगाने शुरू कर दिए। उसने अविनाश की गाल पर 3 से 4 चांटे लगा दिए थे। यह सब इतना जल्दी हुआ था कि अविनाश को कुछ समझ भी नहीं आया कि आखिर उसके साथ इस वक्त हुआ क्या था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करण उसे इतनी जोर जोर से क्यों मार रहा था। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था? इधर जब रवि ने देखा कि उसकी वजह से बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई थी और करण का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था तो उसे लगा कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो करण कुछ गलत कर बैठेगा। उसे पता था कि अविनाश ने उसके बारे में गलत बोला था और यह बात करण बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता। अरे रुको रुको करण, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो अविनाश को, वह इतनी मार सहन नहीं कर पाएगा। रवि करण को रोकना चाहता था। इतने में धवल ने करण से कहा, पर करण ने धवल की इस बात को भी अनसुना कर दिया। उसे तो बस करण पर गुस्सा आ रहा था और वह किसी की भी बात को सुनना नहीं चाह रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई रवि को यह सब बोलने की? तुझे पता है कि तूने अभी अभी क्या किया? तूने रवि को यहाँ का वर्कर बताया। मुझे पता है कि यह कैफे तेरे पिताजी का है, पर यह मत भूल कि मैं तेरे पिताजी के बिजनेस को अभी के अभी खरीद सकता हूँ। आखिर तूने किस बात पर रवि को यहाँ का वर्कर बताया? गुस्से में करण ने अविनाश से कहा। अब अविनाश को समझ आ गया कि आखिर करण उसे पर गुस्सा क्यों कर रहा था और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रवि के लिए करण यह सब क्यों कर रहा था। रवि तो कोई इतना बड़ा आदमी नहीं था कि करण उसके लिए खड़ा हो जाए और उसे इतनी बुरी तरह से मारे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था। उसने तो बस ही अंदाजा लगाया था कि रवि यहाँ पर वर्कर के रूप में काम करता होगा। इसके अलावा ऐसा कोई चांस नहीं था कि रवि करण और धवल के साथ हो। रवि ने देखा कि अब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। अगर करण ने रवि के बारे में अविनाश को कुछ भी बता दिया तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। अविनाश और उसके दोस्त भी वहीं पर खड़े थे। अगर करण ने उसके बारे में कुछ ऐसा कहा जो उसकी पहचान पर खतरा ला सकती थी तो यह रवि के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती थी। हालांकि उसकी आइडेंटिटी के बारे में धवल को तो नहीं पता था, पर करण को रवि की आइडेंटिटी के बारे में सब कुछ पता था। रवि ने ही करण को यह बताया था कि वह अग्निहोत्री परिवार का सीईओ और अगला वारिस था।
अगर गलती से ही उसने रवि की आइडेंटिटी के बारे में अविनाश को कुछ भी बता दिया तो बहुत ही बुरा हो सकता था। इसीलिए उसने सोचा कि उसे कुछ भी करके करण को शांत करना पड़ेगा। अरे करण सर जी, आप क्या कर रहे हैं? उसे मत मारो, वह मेरा दोस्त ही है। उसे शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। उसने बस मजाक मजाक में यह कहा था। इतने में रवि ने आगे आते हुए करण से कहा। रवि की यह बात सुनकर करण और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रवि किस बारे में बात कर रहा था। आखिर रवि ने उसे सर कहकर क्यों पुकारा था? पर रवि के यह कहने पर कि अविनाश उसका दोस्त है, करण ने उसे छोड़ दिया। अविनाश जोर जोर से खांसने लगा। करण ने सच में उसकी हालत खराब कर दी थी। उसके दोनों गाल लाल हो चुके थे और वह बहुत ही ज्यादा डर चुका था। अभी तक यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा था, पर करण अभी भी इसी सोच डूबा हुआ था कि आखिर रवि ने उसे सर कहकर क्यों पुकारा था। वह रवि से यह बात पूछना चाहता था, पर रवि ने अपने हाथ के इशारे से उसे यह पूछने से रोक दिया। अब करण को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि आखिर रवि क्या चाहता था। उसे याद आया कि उसने बहुत ही बड़ी भूल कर दी थी। वह गुस्से गुस्से में यह भी भूल गया था कि उसे रवि की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना था। अगर रवि ने उसे नहीं रोका होता तो वह अविनाश को रवि के बारे में सब कुछ बता देता। अब उसने सोचा कि उसे किसी भी तरह इस बात को हैंडल करना ही पड़ेगा। अविनाश, अगली बार जब अगर मेरे यहाँ पर काम करने वाले किसी भी आदमी को तुमने इस तरह बेइज्जती करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रवि मेरी ऑफिस में काम करता है और उसकी बेइज्जती करने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। उसने मेरी बिजनेस के लिए बहुत कुछ किया है, तो आगे से जुबान संभाल कर बात करना। और दूसरी बात ही, मेरा एक अच्छा दोस्त भी है। गुस्से में फिर से करण ने अविनाश से कहा। करण को लगा कि अब बात को संभालने का यही एक तरीका है। रवि ने पहले ही करण को सर कहकर पुकार दिया था। अब उसे लगा कि इसी तरीके से उसे इस बात को हैंडल करना पड़ेगा। करण के इस बहाने को सुनकर रवि बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उसे लगा कि करण ने सच में बहुत ही अच्छा बहाना बनाया था। इससे अविनाश को तभी पर बिल्कुल भी शक नहीं होगा। पर धवल करण की यह बात सुनकर थोड़ा और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करण यह किस बारे में बात कर रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रवि करण के लिए काम करता था। उसे पहले लगा था कि करण और रवि साथ में ही बिजनेस वाला काम करते होंगे, इसीलिए रवि इतना पावरफुल था। पर करण ने तो कहा था कि वह उसके लिए काम करता था। अब उसे लगने लगा कि शायद उसके पापा का अंदाजा गलत होगा। रवि के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ नहीं है। शायद वह करण ही था जिसने रवि को बचाने के लिए उसकी कंपनी के साथ वह सब कुछ किया था। रवि के पीछे शायद किसी भी बड़े आदमी का हाथ नहीं होगा। अविनाश अपने आप को संभाल चुका था। उसने करण की सारी बात सुन ली थी कि रवि उसके लिए काम करता है। उसे करण पर इस बात के लिए गुस्सा आ रहा था कि उसने सिर्फ एक कर्मचारी के लिए उसे इतना मारा था। कोई भी बस अपने एक कर्मचारी के लिए इतना कुछ कभी भी नहीं करता, फिर करने ऐसा क्यों किया? अब उसे रवि पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। रवि की वजह से ही करण ने उसे इतना मारा था और उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती की थी। अब उसका गुस्सा अंदर से उबल करने लगा। वह किसी भी वक्त बाहर आ सकता था। उसे रवि पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह उसे यही की यही मार देना चाहता था। पर उसे पता था कि अगर उसने फिर यहाँ पर कुछ किया तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। वह यहाँ पर बस धवल से ही बात करने के लिए आया था, और अगर उसने ऐसा कुछ किया तो धवल नाराज हो सकता था, और अगर धवल नाराज हुआ तो उसके पापा उसे नहीं छोड़ेंगे। वह धर्म के सामने अपने बिजनेस के इंप्रेशन को खराब नहीं करना चाहता था। आलोक ने अपने पापा को यह बता दिया था कि अब अपने बिजनेस सर्कल के प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाने कितनी जरूरी थी, और यह मीटिंग सिर्फ उसके पापा और रवि ही बुला सकते थे। आलोक की यह बात सुनकर आलोक के पापा ने अपना टेलीफोन निकाला और उस पर एक नंबर डायल कर दिया। अविनाश के पापा ने अपने सेक्रेटरी विश्वनाथ को फोन किया था। अपने बीमार होने के बाद आलोक के पापा ने कंपनी का सारा कार्यभार विश्वनाथ को दे दिया था, क्योंकि रवि ने अभी तक कंपनी का कार्यभार नहीं संभाला था। इसीलिए आलोक के पापा ने सोचा कि जब तक रवि इस कंपनी का कार्यभार नहीं संभाल लेता, तब तक उसका सेक्रेटरी विश्वनाथ ही इस कंपनी के सारे काम संभालेगा। क्योंकि आलोक के पापा इस हालत में नहीं थे
कि वह कंपनी को अच्छे से संभाल सके। वह यह काम अपने बेटे आलोक को भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि आलोक के पास पहले से ही रवि की उस मीटिंग को संभालने की जिम्मेदारी थी। विश्वनाथ, जल्दी से हमारे बिजनेस सर्कल के सभी प्रतिनिधियों की मीटिंग अरेंज करवाओ। उनसे यह कह दो कि यह एक इमरजेंसी मीटिंग है और वहां पर सभी प्रतिनिधियों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मीटिंग को कल शाम 7 बजे हमारे केरला वाली विला में रखवा दो और उन्हें यह भी कह देना कि उस मीटिंग में मैं नहीं बल्कि मेरी जगह मेरा बेटा आलोक आएगा और वही बताएगा कि आखिर बात क्या है। फोन उठाने के बाद आलोक के पापा ने अपने सेक्रेटरी विश्वनाथ से कहा, वासुदेव, आलोक और रवि के पापा का नाम, कि यह बात सुनकर उनका सिक्योरिटी हैरान जरूर था कि आखिर वासुदेव ने यह मीटिंग इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाई थी। उन्होंने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया था। जी सर, जैसा आप कहें। मैं अभी के अभी हमारे सारे बिजनेस प्रतिनिधियों को कॉल करके इस मीटिंग के बारे में बता देता हूं, विश्वनाथ ने आलोक के पापा से कहा। यह कहने के बाद आलोक के पापा ने फोन रख दिया। सी बेटा, मैंने इस मीटिंग को रखने का ऑर्डर दे दिया है। कल शाम 7 बजे हमारे केरला वाले विला के अंदर यह मीटिंग होने वाली है। मैं इस मीटिंग में नहीं जा सकता, इसीलिए तुम्हें इसमें जाना पड़ेगा, वासुदेव ने अपने बेटे आलोक से कहा। सी जी पापा, मैं समझ गया कि मुझे इस मीटिंग में क्या करना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अनिरुद्ध को हमारे परिवार के करीब भी नहीं भड़कने दूंगा। मुझे पता है कि अनिरुद्ध यह सब किस लिए कर रहा है। वह यह सब रवि को रास्ते से हटाने के लिए कर रहा है, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। आलोक ने वासुदेव से कहा, हाँ बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, पर बेटा एक बात का ध्यान रखना कि रवि को अनिरुद्ध के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे अनिरुद्ध के सच के बारे में पता चलेगा तो तुम्हें पता ही है कि वह क्या करेगा। इसीलिए इस बात का खास ख्याल रखना कि अनिरुद्ध रवि के करीब भी नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो रवि क्या करेगा यह तो तुम सोच भी नहीं सकते, वासुदेव ने आलोक से कहा। जी पापा, ऐसा ही होगा। अनिरुद्ध को मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। आलोक ने वासुदेव जी का और फिर उनका आशीर्वाद लेकर उनके रूम से बाहर आ गया। आलोक रूम से बाहर आते आते ही सोच रहा था कि आखिर उसे मीटिंग में क्या क्या करना था। उसका अनिरुद्ध को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इधर सिटी मॉल के कैफे के वीआईपी रूम में रवि के यह कहने पर कि अविनाश उसका दोस्त है, करण ने उसे छोड़ दिया था, पर करण ने यह बहाना बना दिया था कि रवि उसके यहाँ काम करता है, इसीलिए वह उसके लिए खड़ा हुआ था। वह नहीं चाहता था कि अविनाश रवि पर उसके कारण कोई शक करे। वह रवि की आइडेंटिटी को रिवील नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए उसे कोई ना कोई बहाना बनाना ही था। पर अविनाश को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं उसकी इस गलती की वजह से धवल उससे नाराज ना हो जाए। अगर धवल उसे नाराज हो गया तो उसके पापा उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि धवल ने अगर एक बार उनका बिजनेस प्रपोजल ठुकरा दिया तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। इसीलिए उसने सोचा कि अब कुछ भी करके इस बात को संभालना पड़ेगा। उसने सोचा कि वह रवि को बाद में देख लेगा। उसने अपने मन ही मन नहीं है, ठान दिया था कि वह रवि को पक्का सबक सिखाएगा। इधर धवल ने सोचा कि अब उसके पास ये अच्छा तरीका है करण को इम्प्रेस करने का। उसने करण की आंखों में रवि के प्रति जो भाव देखा था, उससे वह समझ गया था कि रवि करण के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। वह उसके लिए शायद कर्मचारी से भी बढ़कर होता नहीं तो कोई अपने यहाँ काम करने वाले के लिए इतना कुछ कभी भी नहीं करता। इसीलिए उसने सोचा कि वह अगर रवि का इस वक्त साथ देगा तो करण भी उसकी तरफ आ जाएगा। इससे उसे बिजनेस में और भी फायदा हो सकता था। वह अब इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता था, इसीलिए करण के आगे आया और फिर अविनाश को खींचकर एक थप्पड़ लगा दिया। जब धवल ने अविनाश को थप्पड़ लगाया तो अविनाश तो हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर धवल ने उसे इस वक्त क्यों थप्पड़ मारा था। उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि धवल उसे थप्पड़ मारे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा था। अविनाश के स्वभाव के अनुसार अब उसका गुस्सा भी बढ़ने लग गया था। उसकी यहां पर अभी तक बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी। अविनाश के स्वभाव के बारे में सबको पता है। वह किसी को भी अपने से ऊपर नहीं देखना चाहता और उसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आता था। इस वक्त भी उसके साथ ही हुआ। उसे धवल, करण और रवि तीनों पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था।
ऐसा गुस्सा कि मन ही मन वो उन्हें मार देना चाहता हूं। उसे पता था कि वह गुस्सा करके भी कुछ नहीं कर सकता था। उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो करण और धवल जैसे बड़े आदमियों के सामने खड़ा भी रह सके। इसीलिए उसने सोचा कि अब उसे कंप्रोमाइज ही करना पड़ेगा। अविनाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रवि को मारने की? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारी कंपनी को भी नुकसान हो सकता है। तुम्हें पता है कि मैं और मिस्टर करण आपस में बिजनेस पार्टनर है, और तुमने जो अभी करण और रवि के साथ जो किया उसकी वजह से तुम्हारी जब बिजनेस डील अभी होने वाली थी वह भी कैंसिल हो सकती है, धवल ने करण से कहा। धवल की यह बात सुनकर अविनाश तो बहुत ही ज्यादा डर गया। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। उसे लगा ही था कि धवल ऐसा ही बोलेगा, पर वह ऐसा होने देना नहीं चाहता था। उसे पता था कि अगर ऐसा हुआ तो उसके पापा उसे बिजनेस से भी निकाल सकते थे। अविनाश अपनी गुस्से की वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि अगर एक बार उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया गया तो उसकी कोई औकात नहीं रहेगी। उसका तो मकसद ही यह था कि वह अपने पापा की कंपनी का सीईओ बने। इसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े वह करेगा। सॉरी मिस्टर धवल, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि रवि आपके लिए और मिस्टर कर्ण के लिए इतना मायने रखता है। वह तो मैं बस उसे एक दोस्त होने के नाते यह कहा था। हम दोनों साथ में एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने जब उसे यहां पर देखा तो मैंने बस मजाक मजाक में यह कह दिया। मेरा उसे बेइज्जत करने का कोई इरादा नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और इस बिजनेस डील को कैंसिल मत कीजिए। यह मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अविनाश ने धवल के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अरे, तुम मुझसे क्या माफी मांग रहा है? तुमने मेरी बेइज्जती थोड़ी की थी कि तुम मुझसे माफी मांग रहा है। अगर किसी से माफी मांगनी है तो वह है रवि। अगर तुम रवि से माफी मांगोगे तभी मैं आगे कुछ कर सकता हूं। तुमने रवि को जो कुछ भी कहा वह माफी के लायक तो नहीं है, पर अगर तुम माफी मांग लेते हो तो मैं तुम्हारी कंपनी के साथ बिजनेस करने का सोच सकता हूं, और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो हमारे बिजनेस डील को तो तुम भूल ही जाओ, धवल ने अविनाश से कहा। धवल को यह मौका सबसे अच्छा लगा। उसने सोचा कि अगर वह अविनाश को रवि से माफी मांगने के लिए मजबूर कर दे तो उसके लिए करण के साथ बिजनेस करने के रास्ते भी खुल सकते थे। वह कुछ भी करके करण के साथ अपने रिश्ते अच्छे करना चाहता था ताकि भविष्य में इसको फायदा हो सके। पर जब अविनाश ने धवल की यह बात सुनी तो वह तो हैरान रह गया। धवल ने उसके सामने शर्त रखी थी कि वह रवि से माफी मांगी। अविनाश ये कभी भी नहीं करना चाहता था। वह अपने सपने में भी रवि के सामने घुटना टेकने के बारे में नहीं सोच सकता था। फिर वह आखिर रवि से सबके सामने कैसे माफी मांग सकता था? वह अपने सम्मान को इस तरह दांव पर नहीं लगाना चाहता था। उसके दोस्त भी उसके साथ थे। अगर उसने अपने दोस्तों के सामने रवि से माफी मांगी तो उसके पूरे कॉलेज में क्या इज्जत रह जाएगी। धवल ने अविनाश को इस बात की धमकी दी कि अगर उसने रवि से माफी नहीं मांगी तो वह उसके साथ जो बिजनेस डील होने वाली है उसको रद्द कर देगा। इस बात से अविनाश डर तो जरूर गया था, पर वह रवि के सामने झुकना नहीं चाहता था। वह अपने सपने में भी रवि से माफी मांगने के बारे में नहीं सोच सकता था। चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वह रवि जैसे फटीचर लड़के के सामने अपना सर नहीं झुकना चाहता था। इसलिए उसने अब तय कर लिया था कि उसे क्या करना था। उसने सोचा कि ऐसी बिजनेस डील आती जाती रहेगी। एक बार अगर उसकी इज्जत चली गई तो वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। उसके दोस्तों के सामने भी उसकी इज्जत नहीं रहेगी। मुझे नहीं लगता कि मेरी इसमें कोई गलती थी। मुझे जो पता था मैंने वह रवि को बोल दिया, और मुझे लगता है कि वह सही भी है। अगर आप मेरे साथ कोई बिजनेस डील नहीं करना चाहते तो मैं आपको इसके लिए मजबूर भी नहीं करूंगा, पर मैं रवि जैसे फटीचर लड़के के सामने झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, पर इस भिखारी के सामने नहीं झुकने वाला। ऐसा हो ही नहीं सकता, अविनाश ने रवि के सामने बड़ी तीखी नजरों से देखते हुए कहा। जब अविनाश ने रवि को दोबारा यह बात कही तो करण का गुस्सा और बढ़ गया। अब उसे लगा कि उसे अविनाश को सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो वह नहीं मानने वाला था। इसीलिए वह अविनाश को मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी रवि ने उसे पीछे से पकड़ लिया। अरे अरे करण सर, रहने दीजिए, उसने बस मजाक मजाक में बोला है। वह मेरा दोस्त ही है, तो मुझे इसमें कोई बुरा नहीं लगा। आप उसे जाने दीजिए, बिना फालतू के लफड़ा मत कीजिए, रवि ने कारण को रोकते हुए कहा। वह अब इस मैटर को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता था।
वह नहीं चाहता था कि वह अविनाश के साथ कोई और मैटर खड़ा करे। उसने पहले ही अविनाश के साथ अपनी अच्छी खासी दुश्मनी मोल ले ली थी, इसीलिए वह अब इसे आगे और नहीं बढ़ाना चाहता था। रवि के रोकने पर कारण वहीं का वहीं रुक गया। उसे लगा कि शायद रवि लफड़ा नहीं चाहता है, इसीलिए वह ऐसा कर रहा था। पर करण ने अपने मन ही मन सोच लिया था कि वह अविनाश को सबक जरूर सिखाएगा। वह रवि का इस तरह अपमान नहीं सहन कर सकता था। करण को पता था कि रवि कितना बड़ा आदमी है। वह बस अपनी आइडेंटिटी के लिए इतना लो क्लास रहता है। अगर रवि चाहे तो करण धवल और अविनाश सहित जितने भी बिजनेस परिवार हैं सबको खरीद सकता था। पर वह इतना सिंपल लड़का था कि अपने आप को इतना लो क्लास रखता है। पर धवल का इस बात से गुस्सा बढ़ गया था। उसने जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसने करण को इम्प्रेस करने का सोचा था, पर करण तो और ज्यादा गुस्सा हो गया था। अब उसे अविनाश पर इस बात के लिए गुस्सा तो आ रहा था, पर वह भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अविनाश ने सामने से बिजनेस डील के लिए मना कर दिया था। इसके अलावा वह और कुछ कर भी नहीं सकता था। इसके बाद अविनाश ने तीखी सी नजर से रवि को देखा और फिर अपने दोस्तों के साथ उस कैफे से बाहर चला गया। वह सच में इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। गुस्से में उसने वहां पर टेबल पर पड़ी कई चीजों को तोड़ भी दिया था। वह अब जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहता था। उसी के कैफे में आज उसी की बेइज्जती हो गई थी। इधर जब अक्षिता ने यहां पर जो कुछ भी हुआ वह देखा तो अक्षिता तो बहुत ही ज्यादा डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी यहां पर हुआ क्या था। रवि ने उसे बताया था कि करण उसका दोस्त है, पर करण तो बोल रहा था कि रवि उसके लिए यहां पर काम करता था। रवि ने अक्षिता को पहले से ही बताया था कि वह एक जॉब करता था जिससे वह अपनी कॉलेज की फीस भी भरता था। अब अक्षिता को लगा कि शायद रवि करण के यही जॉब करता होगा। वह जॉब करते करते हुए यह दोनों दोस्त भी बन गए होंगे, इसीलिए उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। पर उसे इस वक्त अविनाश का डर सता रहा था। उसे पता था कि रवि ने अविनाश के साथ गलत पंगा लिया था और अविनाश रवि से बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा। उसे अविनाश की फैमिली के बारे में पता था। उसे अविनाश के बारे में सब कुछ पता था कि अविनाश कैसा आदमी है। कॉलेज में सभी अविनाश से बहुत ही ज्यादा डरते हैं और उसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि उसकी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अक्षिता को अब इसी बात की चिंता खाए जा रही थी। सॉरी मिस्टर करण, अविनाश की इस बदतमीजी के लिए मैं माफी मांगता हूं। अगर मुझे पता होता कि अविनाश इस तरह का लड़का है तो मैं उनके साथ बिजनेस डील करने के बारे में सोचता भी नहीं। धवल ने कारण से माफी मांगती हुई कहा। अरे नहीं मिस्टर धवल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे पता है कि अविनाश किस तरह का लड़का है। मुझे उससे ज्यादा कोई उम्मीद भी नहीं थी, तो आप इसकी फिक्र मत कीजिए, करण ने धवल से कहा। अब उनकी यह मीटिंग खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वे सभी उसे वीआईपी रूम से बाहर आ गए। इधर अविनाश गुस्से में जब उसके कैफे बाहर निकाला था तभी उसके पास उसके पापा का भी फोन आ गया था। जब अविनाश ने देखा कि अब उसके पास उसके पापा का फोन आ गया था तो वह बहुत ही ज्यादा डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अब अपने पापा को क्या जवाब देगा। उसने अपने पापा से यह वादा किया था कि वह मिस्टर धवल को पक्का इस बिजनेस डील के लिए मना लेगा, पर उसने तो सब कुछ गड़बड़ कर दी थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल रेड स्टोरी एफएम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।